अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड चीज़ें, खास करके कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो लेस रिकमेंडेड है या फिर मोर चैलेंजिंग है, जिसको आपको लेट सपोज प्रॉफिट मार्जिन तो मिल रहा है या फिर आपको उसको सोर्सिंग जो है वो बड़ी आसानी से मिल रही है, बट आपको वो बाद में नुकसान दे सकती है या फिर कोई किसी वजह के तहत वो चीज़ बाद में इतनी लॉन्ग रन में ना चले। जब आप शुरू करें तो आपको हर्डल्स आए, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो वो कौन सी लेस रिकमेंडेड है, वही बात कि हम बिल्कुल वो नहीं कहेंगे कि जी रिकमेंडेड है ही नहीं, क्या पता आपको वो चीज़ें क्राइटेरिया में पूरे कर रहे हो और आपके लिए वो चीज़ फायदेमंद रहे, क्योंकि और भी ब्रांड्स हैं जो उन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बट उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ जी, मेन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही बात कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, कितना मार्जिन दे रही है, इतनी ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म चलने के लायक है या नहीं है। उसके बाद ही सारी चीज़ें आपकी आगे आती हैं कि जी सेल्स वगैरह जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, प्रोडक्ट अच्छी होगी तो पता चलेगा। लॉन्ग टर्म बिजनेस चल रहा है तो भी प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो प्रोडक्ट एक ऐसे कह रहे हैं कि बैकबोन है बिजनेस का। अगर प्रोडक्ट नहीं सही तो आपके क्या कोई फायदा ही नहीं है काम करने का। तो अब ये लेस रिकमेंडेड या फिर जो वो प्रोडक्ट्स जो चैलेंजिंग कैटेगरी में आ जाती हैं कि जो आपको बाद में शायद मुश्किल का सामना करना पड़े किसी भी रीज़न के तहत, वो रीजंस भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। पहली चीज़ पे आ जाते हैं फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कांच की शीशे की बनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बल्ब हो गया, कोई लैंप हो गया जिसपे शीशे का लैंप बना हुआ है, या फिर कोई शीशा हो गया itself। तो कोई भी चीज़ या परफ्यूम हो गया या कोई इस तरह की चीज़ जो जिसमें शीशा इन्वॉल्व है, वो चीज़ ये वो उस कैटेगरी में फॉल करती है। और इसमें मेनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप अपनी तरफ से तो पैकेजिंग उसकी अच्छे से करते हैं कि उसकी अच्छे से पैकेजिंग करेंगे ताकि वो कहीं टूटे ना, बट समहाउ कोरियर वालों की तरफ से जब वो प्रोडक्ट्स को रख रहे होते हैं इधर उधर अपनी कह डिलीवरी कार में या फिर वेयर हाउस में, जब आप उनको देते हैं वो अपने वेयर हाउस में रखते हैं और फर्दर फिर वहां से आगे डिलीवरी के लिए जाता है, तब उस दौरान में अगर वो चीज़ ब्रेक हो जाए टूट जाए तो वो फिर आपके लिए बाद में मुश्किल का सामना बनता है। जब आप प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचे तो वो कहते हैं ये टूटी हुई है। फिर आप उसे कहते हैं कि जी ठीक है, मैं आपको रिप्लेस करके नई प्रोडक्ट भेज देता हूँ। वही बात कि आपके प्रोडक्ट का नुकसान हुआ, आपको डिलीवरी चार्जेस दोबारा पड़ रहे हैं, आप दोबारा से एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए दोबारा से वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरी बात कि इस तरह की चीज़ें फिर ज़ाहिर है एहतियात से अगर रखनी हो तो फिर आपका वेयर हाउस या आप जो भी आपने ऑफिस रखा हुआ वो भी बड़ा हो या अच्छी जगह पे हो, अच्छी उसके लिए आप कह लें कि एक प्रॉपर सेटिंग की हो ताकि ये चीज़ ब्रेक ना हो सके। तो वही बात कि आपको अगर तो चीज़ें आपकी सही हैं, लेट्स सपोज आपको अपनी कोरियर कंपनी पे फुल एतमाद है कि वो आपके प्रोडक्ट को इस तरह से कह लें कि रफली नहीं सेट करके रखेंगे या फिर रफली नहीं डिलीवर करेंगे, प्रॉपर केयर के साथ करेंगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, या फिर आप उसको पैकेजिंग इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देंगे कि वो चीज़ अगर वो कम रफली यूज़ भी करें, रफली कहीं पे रखें भी, तो भी वो चीज़ ब्रेक ना हो क्योंकि उसके बहुत हैवी आपने उसकी पैकेजिंग की हुई है विद फोम या फिर उसके जो बबल रैप होते हैं या फिर कार्टन्स या जो बॉक्स कार्ड होता है उससे, तो फिर भी एक बात आ जाती है। वही बात कि लेस रिकमेंडेड क्यों है वो बता दिया, और अगर आपके पास एक अच्छा कह लें वेयर हाउस है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट रख सकते हैं, या आपकी कोरियर कंपनी में आपको एतमाद है या वो इस तरह की चीज़ में ही एक्सपर्ट है कि जो फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हों तो वो उसमें एक्सपर्टीज़ रखती हैं कि यार हम लोगों का ऑलरेडी ये फला क्लाइंट है जो इसमें काम कर रहे थे, उनको अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर ये कि आप इस पे काम कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी नीश भी है। बट वही बात कि हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से रेशो जब आपकी बढ़ जाती है रिटर्न्स की या फिर ब्रेकेज की, तो आपको फिर वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल के बजाय लॉस होना शुरू कर देता है, क्योंकि रिटर्न रेशियो बढ़ जाती है या फिर रिप्लेसमेंट की रेशियो बढ़ना शुरू हो जाती है। कोरियर की तरफ से आपको ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ इस तरह की जो फ्रेजाइल प्रोडक्ट होती है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ज़्यादा ले लेते हैं वो, कि जी हम एक्स्ट्रा केयर के साथ करेंगे। तो वो उस केयर के चक्कर में आपको फिर शिपिंग चार्जेस जो है वो महँगे पड़ जाते हैं। ये चीज़ें थोड़ी-सी देखनी पड़ती हैं जिस वज़ह से अ,
लेस रिकमेंडेड है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट के मार्जिन अच्छे हैं, आपको लगता है कि यार मेरे पास वेयर हाउस अच्छा है, मेरे पास कोरियर सर्विस जिसकी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसमें एक्सपर्टीज़ रखती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो जिम्मेदारी ले रही हैं। तीसरा, अगर आपको शिपिंग चार्जेस ज़्यादा पड़ रहे हैं तो भी मसला नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज़्यादा है। या फिर आप कस्टमर से चार्ज करें और कस्टमर विलिंग है आपको शिपिंग चार्जेस देने के लिए, तो फिर यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। इसी तरह आपकी हैवी प्रोडक्ट्स आ गई, हैवी वेट प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो भारी होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो मसले में आती है वो आती है आपकी शिपिंग चार्जेस, क्योंकि वो आपके बेस्ड ऑन केजीज के हिसाब से आपको चार्ज कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट का केजी, प्रोडक्ट के वेट ज़्यादा होगा, आपके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे। शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी। अगर आप शिपिंग कॉस्ट अपने कस्टमर से कहते हैं तो आजकल इस लेवल पे कंपटीशन चल रहा है कि कस्टमर को शिपिंग कॉस्ट पड़ती है तो वो कोशिश यही करता है कि यार मैं किसी और स्टोर से देख लूँ, मैं वहाँ से परचेज़ कर लूँ जहाँ पे शिपिंग कॉस्ट ना देनी पड़े, या फिर बहुत कम अमाउंट देनी पड़े कि यार चलो इतना तो बनता है। ठीक है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपका शिपिंग कॉस्ट आ जाती है। इसमें आपकी वही जिम इक्विपमेंट्स आ गई, या फिर कोई मशीनरी आ गई, या कोई फर्नीचर आ गया जो कि आप डिलीवर कर रहे हैं। ये भी लेस रिकमेंडेड है, बट ऑन द अदर हैंड वही बात कि अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉपर सेटअप, आपके पास वेयर हाउस है जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट रख सकते हैं, आपके पास कोरियर कंपनी है जो आपको सही रेट पे शिपिंग करके दे रही है और प्रोडक्ट सही से पहुंचा रही है, आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बच रहा है, और आप इवन शिपिंग कॉस्ट कुछ कस्टमर पे डालें, कुछ अपने पे डालें, या फिर शिपिंग फ्री ही दे दें बिल्कुल, तो भी आपको अगर मार्जिन अच्छा मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हर किसी के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, इसलिए लेस रिकमेंडेड है फॉर दोज जो इन सब चीज़ों पे अमल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनिशियल लेवल पे शुरू तो बंदा कर देता है, फिर बाद में ये चीज़ जब नहीं अप्लाई कर पाते तो फिर वो सबसे बड़ा मसला बन जाता है कि यार अब क्या करें। अब तो स्टोर उस तरह से डिज़ाइन भी कर दिए, प्रोडक्ट भी है, इन्वेंट्री भी है हमारे पास, बट ये तो लॉस में जा रहा है, मसले में आ रहे हैं। इसी तरह आपकी जो बड़े साइज़ की प्रोडक्ट होती हैं, क्योंकि हैवी साइज़ जो जिसका वज़न ज़्यादा है, एक है बड़े साइज़ की प्रोडक्ट, सेम उसके साथ भी इसी तरह से प्रॉब्लम आता है कि जो आपकी शिपिंग है, उसमें मसला आ जाता है। उसके लिए उसकी पैकेजिंग में मसला आ जाता है। फिर उसके बाद शिपिंग वाले जो हैं वो उसको किस तरह से डिलीवर करते हैं, उसमें कोई ब्रेकेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो एक मसला। तो वही बात कि इसमें भी फर्नीचर वाली चीज़ आ जाती है, या फिर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्रिज अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका साइज़ भी बड़ा है, उसकी पैकेजिंग भी हैवी होनी चाहिए, उसकी शिपिंग कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ रही है। कुछ इस तरह की चीज़ जो साइज़ में बड़ी है या वेट में ज़्यादा है, तो वो भी मेनली आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो शिपिंग में करेगी। एक तो शिपिंग सही हो जाए, वही बात, वेयर हाउस तो आपका होना ज़रूरी है, ज़ाहिर है बड़ी प्रोडक्ट है तो आप एक रूम में कितने के रख लेंगे, तो वो आपके लिए एक अच्छा वेयर हाउस होना ज़रूरी है। आपकी शिपिंग कंपनी के साथ जो है वो आपको उसमें ट्रस्ट होना चाहिए कि यार वो मेरी प्रोडक्ट को सही से पहुँचाएँगे, कोई ब्रेकेज ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। आपको जो उसके ऊपर चार्जेस पड़ रहे हैं, शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है, वो अगर आप बेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन इतना इस हद तक है कि आप उसको बेयर कर सकते हैं, या फिर कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए, फिर यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज़ इट इज़ लेस रिकमेंडेड अगर ये चीज़ें नहीं फुलफिल हो पा रही तो। इसी तरह आपकी कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट्स आ गई, ये बहुत अच्छी डोमेन थी एक टाइम पे, बल्कि अभी भी लोग जो सही से फुलफिल कर पा रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड। बट इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि जब आप कस्टमर को दिखा रहे होते हैं विजुअली डिज़ाइन, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ टी शर्ट की, टी शर्ट के ऊपर एक डिज़ाइन हुई हुई शर्ट की, आप कहते हैं जी कस्टम मेड टी शर्ट्स, ठीक है, ब्लैक कलर की शर्ट है, उसके ऊपर आपको इस कैसे भी किस्म का डिज़ाइन आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब उस पे होता ये है कि कस्टमर को जब आप प्रोडक्ट मिलती है तो उस पे आ जाता है कि यार इसकी शर्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिज़ाइन ठीक है, या फिर डिज़ाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे से तो ये कमिटमेंट हुई थी, डिज़ाइन छोटा है, साइज़ मेरे हिसाब से तो बड़ा होना चाहिए था। तो वो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं ना तो उसमें फिर या तो फिर वही बात की कस्टमर सर्विस आप अच्छी करते हैं तो आप उसे कहते हैं यार चले मैं आपको ना रिप्लेस कर देता हूँ, आपको एक नया जिस तरह का आप चाह रहे थे उस तरह कर देते हैं, या फिर रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये तो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं थे हमें। ठीक है? तो कस्टम में फिर वही बात कि कस्टमर के ज़हन में जो चल रहा है वैसे बनाना या उस तरह से उतरना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वही बात कि एट द एंड अगर आपने सही से चीज़ें मेंशन की हुई हैं अपनी वेबसाइट पे और आप वैसे ही फुलफ़िल करें जैसे है, टेस्टिमोनियल्स दिखा रहे हैं, उनको प्रॉपर डिज़ाइन हुई हुई जो चीज़ है एग्ज़ैक्ट कि कैसे दिखेगी वैसे दिखा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ इतनी चैलेंजिंग ना हो। बट अगर आपके साथ इस तरह से है कि यू हैव अ मशीन जो प्रिंटिंग मशीन जो शर्ट के ऊपर प्रिंट्स कर सकती है इज़िली,
डू यू थिंक यार हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो फिर उसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, कलर सही ना हो, आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, वॉश किया तो उसके बाद वो प्रिंट जो है वो उतर रहा है, शर्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो इतना अच्छा डिज़ाइन बन गया लेकिन वो शर्ट जो है वो वॉश करके फिर बिल्कुल ही पारिक हो गई है, तो काफ़ी कंसर्न्स आ जाते हैं इस पर। इसी तरह एक ओवर सैचुरेटेड नीशेस, अब वही चीज़ जो हर बंदा बेच रहा है, आप भी कहते हैं मैं भी बेचता हूँ, तो वो इतनी ज़्यादा उसमें कह लें कि आपको मुश्किल हो जाती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करने में कि आप उसमें फेल हो जाते हो कि यार ये चीज़ तो चल ही नहीं रही। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने देखा हो कोई आज से 3-4 मंथ्स पहले या 6 मंथ्स पहले एक प्रोडक्ट थी किड्स का टॉय जो कैक्टस था, डांसिंग कैक्टस। वो चीज़ इतनी पॉपुलर हुई, इतनी ट्रेंडिंग पे रही कुछ अर्सा कि हर बंदे ने उसको कहा कि यार ये तो बिकती ही बिकती है, आप मंगवाते हैं इसको सेल करते हैं। लोगों ने चाइना से मंगवाई, इसको सेल करना शुरू किया, अच्छा रिटर्न आया। बट फिर एक टाइम पे आके स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है लेकिन वो प्रोडक्ट की वो डिमांड रही ही नहीं है। ठीक है? तो वो होता ही है कि हर बंदा जब बेचने शुरू हो जाता है, तो फिर ये है कि उसकी उस तरह से वैल्यू नहीं रहती। फिर हर बंदे को होता है कि किसी की टाँग खींची जाए कि यार रेट कम कर लेते हैं हम, ताकि हमारी ज़्यादा सेल हो जाए। कोई कहता है कि यार क्वालिटी कम कर लेते हैं और प्राइस कम कर लेते हैं ताकि हम लोग की ज़्यादा सेल हो जाए। कोई उस तरह से दिलचस्पी नहीं देता क्योंकि उस लेवल पे आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते हैं, आपकी एड कैंपेन महँगी पड़ रही होती है, आपको ऑर्डर आ नहीं रहे होते। तो ये काफ़ी फैक्टर्स बन जाते हैं जिसमें हर बंदा ही बट एक तो ईज़िली ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है? और उसके बाद हर बंदा उसको बेचना शुरू कर दे तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसे ओवर सैचुरेटेड निचेस कहते हैं कि जिसमें आप को बड़ा ईज़िली एक्सेसिबल है कि यार ये चीज़ मिल रही है मुझे, मैं इसको बेच देता हूँ। तो आप मार्केट रिसर्च करते हैं, आपको पता चलता है और भी लोग बेच रहे हैं, तो फिर वो स्मॉल बिजनेसेस जो जैसे हम लोग अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो हमारे लिए डिफिकल्टी होती है कि उनको बीट करना जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और अब अगर आप उस लेवल पे आ भी रहे हो तो वो चीज़ इतनी प्रॉफिटेबल, इतनी मार्जिन नहीं दे रही होगी आपको क्योंकि वो इस लेवल पे बिक ही नहीं रही है। उस लेवल पे हम चाह रहे हैं जो उस लेवल पे क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बिक रही। तो ये कि आप इस तरह की प्रोडक्ट को अगर आप अवॉइड करते हैं, तो फिर ये कि आप उस प्रोडक्ट पे जाएँ जो कह लेंगे जो ईज़िली अवेलेबल नहीं है, कि हर हर दूसरा बंदा ऑनलाइन स्टोर करके वो प्रोडक्ट ना बेच रहा हो। इसी तरह सीज़नल हो गई या फिर ट्रेंड ड्रिवन प्रोडक्ट्स हो गई। अब ये वही प्रोडक्ट आ गई जिस तरह वो ट्रेंड एक आया था कि डांसिंग कैक्टस का, तो लोगों ने हर बंदे ने शुरू कर दिया कि बेचना। बहुत से लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत मार्जिन रख के बेची शुरू-शुरू में, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मार्जिन कम करते-करते अब उनके पास स्टॉक पड़ा है और वो बिल्कुल ही कह लें कि कैश टू कैश बेचने के ऊपर आ गए हैं कि चलो यार अब इसको मैं लिक्विडेट करूँ और कैश आए मैं कोई और प्रोडक्ट पे मूव करूँ। तो वही बात कि सीज़नल हो फिर या फिर सीज़नल प्रोडक्ट हो गई जैसे कि लेदर जैकेट्स आप बेचना शुरू करते हैं, तो सर्दियों में तो शायद बिक जाएँ, बट गर्मियों में वो प्रोडक्ट ना बिके। तो गर्मियों के लिए फिर क्या करेंगे, फिर जो 4-5 मंथ 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है, ख़ास करके सऊदी में तो लंबी गर्मियाँ चलती हैं। तो आप या दुबई में, यूएई में गर्मी बहुत लंबी चलती है, तो उस ड्यूरेशन में आपकी सेल्स नहीं होंगी, तो आप क्या करेंगे उस पे? तो वही बात कि सीज़नल हो या ट्रेंडिंग हो, इसमें आपको या तो फिर बहुत फ़ास्ट प्ले करना पड़ता है कि जी यार मैं मार्केट में ही रहता हूँ, ठीक है? ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे जा रही है, आप उस पे वर्क करते हैं, सेल्स जनरेट करते हैं, साथ ही आपको लग रहा है कि ट्रेंड कम हो रहा है, साथ ही यू हैव अनदर प्रोडक्ट, आप उसको लॉन्च कर उसी के अंदर कर देते हैं। अब मार्केट में बैठे हुए हैं, यू कैन अफोर्ड इन्वेंटरी, यू कैन अफोर्ड कह लें कि इन इसको सारा कुछ मैनेज करना, एड कैम्पेन्स को मैनेज करना, यू कैन गो फॉर इट। बट सीज़नल प्रोडक्ट और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो आपको पता है कि 2 से 3 माह ही चलनी है, इसके बाद इसकी उस वो वैल्यू नहीं रहनी है और आपको फिर एक ज़हनी टेंशन शुरू हो जाएगी कि यार अब कौन-सी प्रोडक्ट ढूँढूँ, अब कौन-सी ना ढूँढूँ। तो वो आपके लिए कह लें कि लेस रिकमेंडेड है। इसी तरह रिस्की या फिर रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो बेसिकली लीगली या फिर कह लें कि सेफ्टी को लेके बड़ी कंसर्न होती हैं। जैसे कि आप कह लें कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आप खुद से कह लें कि सेल कर रहे हैं, उसकी कोई बैक एंड पे कोई ब्रांड नहीं है उसका,
फॉर एग्जांपल कोई जिमिंग के इस तरह से प्रोडक्ट डालते हैं जो आप कहते हैं कि जी इसे खाएं, प्रोटीन शेक अपना बना के कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो आपके लिए बाद में हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम की, मतलब कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो और आपके ऊपर बाद में कोई लीगल केस आ जाए कि यार ये ब्रांड ने मुझे ये प्रोटीन शेक का कहा था, या फिर ये मुझे सप्लीमेंट्स का कहा था, या कोई भी इस तरह की चीज़, तो जिसको मैंने यूज़ स्किन केयर का कहा था और मैंने वो क्रीम लगाई है और वो तो मेरे तो एक्ने निकल आई है या फिर ये मेरा मसला बन गया है, एंड देन जब वो टेस्टिंग पे बात अगर आगे बढ़ जाए, लीगल लेवल पे चले जाए, तो दे विल टेस्ट योर प्रोडक्ट और उसमें कोई प्रॉब्लम निकल आए तो फिर वो बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है। तो खैर इस तरह की चीज़ें बंदा अवॉइड ही करे कि यार कल को कोई मेरे पे बात आ जाएगी, गंदी प्रोडक्ट बेच रहा है, आपको पूरी ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि यार रिस्की हैं, यार इसका मुझे आई हैव अ डाउट कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ चलेगी, या अगर चल भी जाएगी तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर किसी ने पकड़ लिया, तो बेहतर है कि आप उस पे ना ही जाएँ। ताकि आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, हमने हमेशा जब भी शॉपिफ़ाई पे काम करना है, हमने एक लॉन्ग टर्म सोचना है कि यार ये बिज़नेस जो है, ये मैं इस नेक्स्ट 5 ईयर तक इसको यहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। बजाय इसके कि आप इस तरह से कहें कि यार आज ही सेल सारी आज है, जितना पैसा बन सकता है आज ही बन जाए, तो वो चीज़ें फिर आपको उस तरह से आगे फिर फ़ायदा नहीं दे पाती। इसी तरह लार्ज एंड बल्की आइटम्स, वही बात जिस तरह आपको मैंने बताई थी, जो पहले हमने डिस्कस की है कि जो बहुत बड़े साइज़ की हैं, बहुत वज़नी हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको बहुत कॉस्टली पड़ती हैं जब आपकी शिपिंग की बात आती है, आपकी वेयरहाउस की बात आती है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको महँगी पड़ जाती हैं उस हिसाब से, तो इसलिए लेस रिकमेंडेड है। वो ख़ास करके ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लो प्रॉफ़िट मार्जिन प्रोडक्ट्स होती हैं। ये आपको, भले आप बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट हंट कर लें, आप देखें कि यार ये सारी जो लेस रिकमेंडेड है ना, इसमें ये मेरी प्रोडक्ट फ़ॉल नहीं कर रही है, लेकिन प्रॉफ़िट कम दे रही है। आप उसको भी निकाल दें अपनी लिस्ट में से, उसकी रीज़न ये है कि आपको एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट क्या पड़ रही है। आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनर अगर हायर किया हुआ, या फिर आपने अपनी कोई कॉस्ट रखी हुई है, लेट्स सपोज़ ऑफ़िस में हैं आप, आपने वो देखना है, आपने प्रोडक्ट बाय की है, वो कितने की पड़ रही है। मल्टीपल इसमें चीज़ें आ जाती हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, आपकी वेजेस जो हो गई आपकी, जो अगर किसी बंदे को हायर किया हो तो सैलरी वाले बंदे की क्या सैलरी है, अगर आपका खुद का है, आप खुद ही कर रहे हैं, तो उसमें क्या फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप कितने कितने डिडक्ट कर रहे हैं पैसे, या फिर जो भी है, एक अपने बंदे ने सेट किया होता है कि यार मैं अगर जा रहा हूँ जूस पानी वगैरह जो भी है, वो आप जब करते हैं, आपको पैसे कम बच रहे हैं, आप उसमें मत काम करें, क्योंकि चीज़ें फ्लक्चुएट अगर होंगी कल को, एड कैंपेन अगर आपको ज़्यादा महँगी पड़ रही होगी, या फिर आपको 10 रियाल 15 रियाल इस तरह करके अगर प्रॉफ़िट बच रहा होगा, आपको बल्कि कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेंगी ताकि आप 100 पे पहुँच सकें, ताकि आप अ, 150 रियाल 200 रियाल पे पहुँच सकें। इसी तरह आपकी जो है ना वो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, उसको फिर जब आप मैनेज करते हैं, जब आप क्वांटिटी पे प्रोडक्ट ले आते हैं कि जी ठीक है लो प्रॉफिट है लेकिन मैं इसको क्वांटिटी से पिक करेंगे, कोई मसला नहीं है, तो फिर आपकी जो है ज़ाहिर है आपको यू विल हैव टू हायर समवन जो आपकी पैकेजिंग में हेल्प कर सके, ठीक है? आप सारा-सारा दिन तो नहीं ना पैक करके शिप करेंगे उसको। तो आप उसको हायर करते हो तो फिर वही बात कि आपकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्ट कर जाती है। तो इनिशियली बंदा कहता है कि यार कोई नहीं कम प्रॉफ़िट है लेकिन लेट्स गो विद इट, मैं खुद ही पैक कर लूँगा, मैं खुद ही सारे खर्चे खुद ही मैनेज कर लूँगा। लेकिन जब वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलने लगती है तो वो प्रॉफ़िट आपको दिख तो रहा होता है कि बढ़ रहा है, लेकिन आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, साथ-साथ आप हायर कर रहे होते हैं बंदे को, आपकी पर्सनली जो प्रिंटिंग कॉस्ट है या शिपिंग कॉस्ट है वो सारी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो एक मसला बन जाता है बात के लिए। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी कह लें कि वो प्रोडक्ट्स हैं जो लेस रिकमेंडेड है। अगेन अगर आप, मैंने आपको बताया कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें रिकमेंडेड भी हैं, आप इन पे काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं फुलफ़िल कर सकते उन चीज़ों को तो आप अपने आप को क्यों चैलेंज कर रहे हैं इस मामले में? यू हैव मल्टीपल, ये 6-7 मैंने आपको बताई हैं, जो नहीं रिकमेंडेड, जिस टाइप की प्रोडक्ट नहीं रिकमेंडेड, ये कम रिकमेंडेड है। ठीक है? और इसके अलावा हज़ारों टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप जिन पे आप खेल सकते हैं, ठीक है? कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपको कम टेंशन देंगी या कम चैलेंजिंग होगी, ठीक है? और वो उसमें सबसे पहली चीज़ तो आपकी आ गई एवरीडे कंज्यूमर गुड्स आ गए, ठीक है? वही रोज़मर्रा की चीज़ें। आप ये घर की सफाई के लिए जो अगर आपको झाड़ू चाहिए वो हो गया, आपको कोई घर की कोई भी चीज़ होगी जो आपने
अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर घर के इस्तेमाल के लिए लेनी है, वो हो गई। जो आप बेसिकली वो चीज़ जो कस्टमर की हर वक्त डिमांड रहती ही है, ठीक है। और आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स आप अलीबाबा पे या फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग के यूट्यूब पे या टिकटॉक पे देखेंगे तो आपको मल्टीपल इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाएगी। एक किचन में आप सिर्फ चले जाएं, आप किचन में जाके देखेंगे आपको कितनी हजार प्रोडक्ट मिल जाएगी। आपके स्पून्स हैं, आपकी वो स्पून जहाँ पे रखने हैं उसके लिए जो ट्रे होती है, फिर जो ट्रे जहाँ पे रखनी है उसके लिए कोई आपने सेटअप किया हुआ है अलग से, बॉक्सेस बनाए हुए, तो वो बॉक्सेस का एक आ गया पैक ऑफ 6, जो मल्टीपल चीज़ें आपकी आ जाती हैं। मसाले डालने वाले के लिए आपने अलग अलग से बनाए हुए कप्स, तो वो कप्स जो हैं या फिर वो जो बॉक्स हैं जो जिसमें आपने मसाले डाले हुए हैं, तो हज़ारों उस तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जो कंज्यूमर की कह लें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी हो रही है, और डिमांड ये नेवर एंडिंग रहती है। हर बंदे की कहीं न कहीं ये ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अपैरल हो गई और एक्सेसरीज़ हो गई, बहुत खूबसूरत नीश आपकी क्लोथिंग, कपड़े पहनने ही पहनने हैं, अच्छा डिज़ाइन लग गया तो बंदे ने ले लेना है, नो मैटर व्हाट द प्राइस, ठीक है। आपके ऊपर थोड़ा-सा होगा, यार ये ब्रांड अच्छा है, अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइन हुई हुई है, आप अच्छे प्रॉपर वे में चल रहे हैं, रिव्यूज़ हैं, डिटेल्स आपने प्रोवाइड की हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फुलफिल्ड और डिज़ाइन भी पसंद आ गया, क्यों कोई किसी और के पास जाएगा अगर आपके पास ही है वो, या फिर आपने उसको प्रेज़ेंट इस तरह से किया कि उसको भा गया, उसकी आँखों को भा गया। तो वही क्लोथिंग हो गया, शूज़ हो गए, फैशन एक्सेसरीज़ हो गई, आजकल बहुत ये चीज़ चल रही है, लॉकेट हो गए, नेकलेस कह लें या लॉकेट कह लें, जो आपकी मतलब फंकी स्टाइल में हैं, और यूनिसेक्स हैं, लड़के यूज़ करें, लड़कियाँ पहने, जो मर्ज़ी पहने, वो कोई इसमें वो सच स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट नहीं कर रही होती। वो बहुत चीज़ ट्रेंडिंग पे जा रही है, आपको बड़ी सस्ते में चाइना से मिलती है, या फिर आप किसी भी शहर से या यहाँ पे लोकल मार्केट से आप लेते हैं, उसके खूबसूरत सी ब्रांडिंग करते हैं, अच्छी जगह का फ़ोटो शूट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं, वो पहने होते हैं। तो सिंपली इसमें ए लिखा हुआ है या फिर कोई भी एक सिंपल लॉकेट के ऊपर एंड पे जो डिज़ाइन होता है वो है। तो वो बहुत चीज़ पसंद की जा रही है। इसी तरह आप हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट पे आ जाएँ, वही बात, विटामिन सप्लीमेंट्स हो गई या फिर नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कह लें कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। और ये नहीं कि आपने खुद से बना के उसके ऊपर किया, ट्राई की और आप बाद में प्रॉब्लम निकला। ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट हैं जिनकी एक्सपायरी भी है काफ़ी टाइम बाद, और ब्रांड है बेसिकली ये, अप्रूव्ड हैं। आप कह लें यहाँ की जो कॉस्मेटिक या फूड फूड अथॉरिटी हो गई या फिर जो भी इसको टेस्ट करती है वहाँ से अप्रूव्ड है। तो ये कह लें ये बहुत अच्छी नीश है, ठीक है। इसमें अगर आप काम करें, ख़ास करके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, सऊदी अरब और यूएई में तो बहुत ही ज़्यादा इनका है, लोग मेकअप, बहुत सबसे ज़्यादा मेकअप यहाँ पे बिकता है। तो स्किन केयर पे भी ज़ाहिर है, जहाँ पे मेकअप है वहाँ पे फिर स्किन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, एक्नी आ जाती है या फिर ड्राइनेस आ जाती है। प्रोडक्ट जो अ, ब्यूटी नेचुरल प्रोडक्ट्स तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा आपकी अच्छे से सेल हो सकती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स आ गए, आपके स्मार्टफ़ोन्स हो गए या फिर स्मार्टफ़ोन्स कवर्स हो गए, लैपटॉप्स लैपटॉप्स के कवर, बैग, लैपटॉप के नीचे रखने के लिए जो पैड आता है वो हो गया, माउस पैड हो गया, माउस हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें। अब हेडफ़ोन्स आजकल यहाँ पे बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं कि जी अच्छी कंपनी के हेडफ़ोन्स हैं, या अच्छा दिखने वाले हेडफ़ोन्स हैं, वो यूज़ बहुत आ रहे हैं। एयरफ़ोन्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आपकी माउस जो है, गेमिंग माउस अगर हो तो वो बहुत अच्छा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स में आपके आ जाती है, और इसमें फिर वही बात कि एक नहीं फिर 10,000 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ये निशेज़ हैं, जिसमें से आप किसी एक को भी सिलेक्ट करते हैं तो आगे फिर हज़ारों उसमें प्रोडक्ट्स निकल आती हैं। इसी तरह होम एंड किचन में आ गया, आपके घर की डेकोर करनी है, उसके लिए अगर कोई चीज़ चाहिए हो, होम की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज़ चाहिए हो, किचन के लिए कोई चीज़ हो, अगेन ये बहुत अच्छी नीश है। बाहर के मुल्कों में भी चल रही है, और ये कह लेंगे ये तो रोज़मर्रा की एक है कि ख़वातीन जो हैं, वो इस चीज़ को, कोई चीज़ समझ आ जाए उनको, तो वो परचेज़ कर लेती हैं। उनके लिए कोई इतना वो आसानी हो, उनको चीज़ पसंद आ गई है, दे विल परचेज़। कोई चीज़ वैल्यू दे रही हो, तो डेफ़िनिटली दे विल बाय। बहुत अच्छी नीश है ये। चिल्ड्रन प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा सेलिंग, मतलब इसमें इस नीश में जा रही है। जो बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों के एजुकेशनल मटीरियल हो गया, प्रेयर मैट हो गया आपका, या फिर कोई एबीसीडी बोलने वाली कोई कह लें कि मोबाइल डिवाइस या फिर कोई भी चीज़, और बच्चों के कपड़े, ठीक है? ये बहुत अच्छी नीश है।
आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पेरेंट्स कितनी भी उनकी अगर कम इनकम है, वो अपने बच्चे को हमेशा अच्छा खिलाएँगे, अच्छा पहनाएँगे, अच्छी चीज़ें लेके देंगे, ठीक है? तो बच्चों से उनको जितना लगाव होता है ना, वो कुछ भी करके बच्चे को चीज़ अच्छी देंगे, कुछ भी करके अपनी जो है वो कहते हैं अरेंज करके अपने बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करेंगे अच्छी वाली। और अगर कोई वेल ऑफ फैमिली है तो वो तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करने के लिए विलिंग होंगे अपने बच्चे के एक अच्छा लाइफ़स्टाइल बिल्ड करने के लिए, अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये वो एक चीज़ ऐसी है जो पेरेंट्स को बहुत कह लें कि हम अगर टारगेट करते हैं इस नीश में, तो बहुत अच्छी नीश है ये आपकी, जिसमें चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं सारी। इसी तरह बुक्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज़ फिज़िकल बुक्स जो हो गई, अक्सर इस तरह होता है कि जो आप अमेज़न से देखते हैं, ईबे से देखते हैं या फिर किसी बुक चैनल के प्लेटफ़ॉर्म से देखते हैं कि कौन-सी ट्रेंडिंग बुक है, आपको वो प्रोडक्ट मिलती है, आप देखते हैं कि यार ये इतने की बिक रही है और आपको होलसेल में मार्केट में अगर आप जाते हैं वहाँ से कम मिल रही है, यू कैन स्टार्ट सेलिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है? तो प्रोडक्ट जो एजुकेशनल स्टफ़ है ये भी एक कंसिस्टेंट रहने वाला है, ऐसा नहीं कि लोगों ने पढ़ना छोड़ देना है। ठीक है? या फिर कोई टेस्ट खत्म हो जाना है। आज भी जो 50 साल पुरानी बुक है वो आज भी बिक रही है, क्योंकि हर जनरेशन में वो एक चीज़ आ चुकी हुई है कि यार ये पढ़नी है, ये बड़ी अच्छी बुक है। वो आगे से आगे रिकमेंड होती रहती है, वो चीज़ चलती रहती है। इसी तरह पर्सनल केयर एंड ब्यूटी, वही बात जो मैंने पिछले में बताई थी, पहले नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी, हर्बल हो गई या इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कह लें कि अच्छे से ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। इसमें वही बात है कि इस ज़रा नीश स्पेसिफिक होकर देखें तो स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स और ग्रूमिंग प्रोडक्ट या ब्यूटी टूल्स बहुत अच्छी वाली प्रोडक्ट है और इसमें आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है अगर आप इसको खुद मैन्युफैक्चर करके एक प्रॉपर व्हाइट लेबल मतलब प्राइवेट लेबल ब्रांड बना के इसको सेल करते हैं। ठीक है? ये ख़ास करके सऊदीया और यूएई में तो बहुत फ़ास्ट मूविंग चीज़ें हैं, लेकिन वही बात कि इसको फिर बनाना है, इसको चलाना है, तो फिर एक टाइम लगता है आपको। जो ब्रांड वो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको हटाने के लिए या उससे रिप्लेस करके आपका ब्रांड लें, वो एक कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, जो जिससे ऑडियंस जो है वो आपकी तरफ आए। तो टाइम लगता है, लेकिन अगर ये ब्रांड बन जाए तो बहुत अच्छी नीश है। इसी तरह ऑफ़िस सप्लाइज़ एंड स्टेशनरी में बच्चों की चीज़ें आ गई, कपड़ों के बुक्स हो गई, कॉपीज़ हो गई, शार्पनर हो गया, स्कूल बैग्स टाइप हो गए, जो स्टेशनरी आइटम्स होती हैं, इसी तरह ऑफ़िस की जो आइटम्स होती हैं, वो आ गई सारी। तो ये नीश भी ताहयात रहने वाली है, ना ऑफ़िसेज़ ख़त्म होने वाले हैं, ना ही बच्चों की जो स्टेशनरी होती है, वो ख़त्म होने वाली है। टेक एक्सेसरीज़, लैपटॉप का वही स्टैंड आ गया, चार्जर आ गया, फ़ोन केसेस आ गए, ट्रैवल एक्सेसरीज़ जो आपके लगेज होता है, वो आप देख लें या फिर आजकल जो एक कह लें कि ट्रेंड कह लें या फिर एक नई जो लोगों ने लोगों को शायद अवेयरनेस हुई है तो ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, वो एक आता है छोटा-सा बैग आ रहा होता है जो हाजी बेसिकली पहनते हैं। बट ये थोड़ा-सा अगर अच्छा है तो साइड से आपका बैग होता है वो, जिसमें मोबाइल आपका आ जाए, जिसमें पासपोर्ट्स आपके आ जाएँ और छोटे-मोटे नोटपैड आपका आ जाए, वॉलेट आ जाए आपका, मेडिसिन्स आ जाए आपकी, छोटा-सा बैग होता है। वो चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है? इसी तरह जो ट्रैवल के तौर पे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। कोई और चीज़ जो ट्रैवलिंग में आ जाती है, ट्रैवल एक्सेसरीज़ में आ जाती है, गैजेट्स आ जाते हैं, आप उनको देखें, डेफ़िनिटली कंसिडर करें। बल्कि एक प्रोडक्ट मैंने इस तरह से देखी थी जो बेसिकली अ, बॉक्स टाइप था, उसके अंदर कोई टूथपेस्ट है, उसमें ब्रश है, उसमें मतलब वो चीज़ें हैं जो आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करते हैं तो आपको होता है कि यार मैं परचेज़ करूँगा नई सिटी से अलग-अलग चीज़ें या फिर जो हैं, जो ऑलरेडी मेरे घर की चीज़ है वो लेके जाऊँगा मैं। तो उसमें वो मेन रोज़मर्रा की चीज़ें थी, जो आप उसमें रखते हैं और लेके ट्रैवल करें तो उसमें को ना तो वो इतनी ज़्यादा जगह घेर रहा है, ना आपको टेंशन है कि कहाँ से परचेज़ करूँ, कहाँ से ना करूँ। तो वो बड़ी एक अच्छी चीज़ थी जो ट्रैवलर्स को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एवरग्रीन हॉबीज़ या फिर वही लोग जो गार्डनिंग से रिलेटेड हैं अपने गार्डन को पानी देने के लिए जो आपका आता है पंप आ गया वो या फिर कोई और चीज़ जो गार्डनिंग से रिलेटेड है या फिर फिटनेस से रिलेटेड है, लोग फिटनेस को लेके बहुत कंसर्न है। आजकल आपने देखा होगा ग्लव्स आते हैं, ठीक है? वो ग्लव्स को हम देख सकते हैं, पोस्टर सेट करने के लिए एक आता है, आप उसको देखें। मतलब
आप कोई एक नीश सेलेक्ट करते हैं ना कि यार मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ, उसके बाद तो हजारों उसके आगे प्रोडक्ट निकल आती हैं। और उसमें से आपने देखना है कि यार कौन सी प्रॉफिटेबल है, कौन सी लेस चैलेंजिंग में आ रही है, कौन सी ऐसी आ रही है जो मुझे प्रॉब्लम ना दे, और वो कौन सी क्राइटेरिया पे आ रही है, फिर आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये आज के हमारा टॉपिक था जी, जो बहुत ही कह लें कि इम्पोर्टेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको मजीद प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड बताया जाएगा कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, क्या क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है जब अपने प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस पे लगाना है अपनी शॉपिफाई के स्टोर पे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगर आप इसको अपनी जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो तो उसको आप कंसिडर करें, तो डेफिनेटली आपको विनिंग प्रोडक्ट भी मिल जाती है और आपको लेस कह लें कि कम अमाउंट में आपको ज़्यादा फायदा मिल जाता है। अगर आप इसको एक निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं कि यार नहीं इतना जो मिल रही है, लेट सपोज मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही है, बाद में पता नहीं मिलती नहीं मिलती, बस जैसी भी है इसको मैं शुरू कर लेता हूँ, मुझे सस्ते में मिल रही है, ठीक है, वो फिर बाद में लॉन्ग रन में आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहती। मे बी शुरू में आपको फायदा दे दें, बट उसके बाद फिर आप वो जब फायदा नहीं दे रही होती तो आपका दिमाग टूट जाता है या दिल टूट जाता है कि यार नहीं, अब मैं इस पे काम करना। तो इन सब पॉइंट्स को आप थोरली बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, ताकि आपके लिए ये पॉइंट्स जो है वो कहीं अपने नोट पैड पे लिख लें, ताकि जब आप हंट करने के लिए प्रोडक्ट लिखें तो आप इन सब चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।